की सभी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारियां की जा रही हैं। इतना ही नहीं, 7 सीटों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव से पहले फुल कॉन्फिडेंस में कांग्रेस का सभी 7 सीटें जीतने का दावा। हरियाणा में भी जीत का जताया भरोसा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो सभी सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और उसका फायदा पार्टी को उपचुनाव में मिलेगा। राजस्थान में कांग्रेस अब उपचुनाव की तैयारियों में मिशन मोड पर जुटने वाली है। हरियाणा चुनाव में लगने के बाद में प्रदेश के नेताओं को लग रहा है कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी और उसका असर उनको राजस्थान के उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस यहां पर इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन उनकी टीम सभी 7 सीटों पर लगी हुई है। प्रदेश में पिछले 9 महीने में जो सरकार की स्थिति रही है, मंत्रियों का आपस में टकराव रहा है, विधायकों की स्थिति रही है, जनता जिन मुद्दों पर परेशान रही है, उन तमाम चीजों को लेकर के वो सरकार का घेराव करेंगे। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्रदेश की सभी 7 सीटों पर जीत की तैयारी चल रही है। हालांकि गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वो मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर पिछले 9 महीनों में कोई काम न करने का आरोप लगाया। बीजेपी तो पहले ही हार मान चुकी, वो तो कह रही हमारी तो 1 सीट आए तो ठीक है, ना आए तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ता है। और ये बात भी ठीक है, उनकी अगर 7 में से 0 होता है तो भी सरकार तो उन्हीं की है, इसलिए वो संतोष कर रहे हैं। हम संतोष नहीं कर रहे, हम तो 6 तो हमारी है ही है, बीजेपी की नहीं है तो हमारी है वो तो, और 1 भी हम जीतेंगे, यानी 7 की 7 सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटें जीतने वाली है। गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है, लेकिन जब तक गठबंधन का फैसला नहीं होता तब तक कांग्रेस नेता अकेले दम पर जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरएलपी और माकपा के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर बीएपी प्रत्याशी को समर्थन दिया था। गठबंधन का फैसला ऊपर वाले करते हैं, हम तो 7 जगह तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते और वर्कर के नाते। गठबंधन का फैसला ऊपर से होता है, गठबंधन का जो भी फैसला अगर वो करते हैं तो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है, उसको मानते हैं, कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, कोई न मानने की बात कर ही नहीं सकता। आज की तारीख में हम 7 जगह कांग्रेस के मंडलों में, ब्लॉकों में हमारी कार्यकारिणी बना दी है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं, ऑब्जर्वर हमने लगा दिए हैं, वो जा रहे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट तमाम लोग जो है वो लगे हुए। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इनमें अलवर, रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खीवसर, 84 और सलूम्बर शामिल है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। एक और कांग्रेस मानकर चल रही है कि उपचुनाव में उसकी तैयारी मजबूत है, तो दूसरी ओर हरियाणा में बेहतर नतीजों की उम्मीद भी है। ऐसे में आगामी चुनाव में नवंबर से पहले सियासत क्या क्या बदलाव दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली और पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो महंगाई से राहत का विजन लेकर के आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के न केवल ये चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के इन दावों का कितना असर इन चुनावों के अंदर नजर आता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की है जयपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के लोगों की समस्याएं सुनी। अपनी विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर की आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निवारण के आदेश दिए गए। उप मुख्यमंत्री ने अपनी सरकारी आवास पर यह जनसुनवाई की है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा के दौरे पर हैं। मंत्री हीरालाल नागर ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं किसानों की समस्याओं को लेकर कहा कि आने वाले समय में किसानों को सुचारू रूप से बिजली मिले और इस दिशा में अभी तेजी से काम किया जा रहा है। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को
100 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सांगोट विधानसभा में 25,000 सदस्य बने हैं, जिसे 35,000 तक ले जाया जाएगा। हम हर वो नया इनोवेशन कर रहे हैं जो कहीं भी विश्व में कोई नई तकनीक हो, उसके माध्यम से हमें यहाँ कैसे हमारा उत्पादन बढ़ा करके बिजली का हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके और कर सकते हैं, जिसमें सोलर है सबसे बड़ा। अभी हमारा राजस्थान सोलर का हब है, विंड पावर हम लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हम पंप स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज है, और भी नई जितनी भी तकनीक है वो ला करके, और ये चाह रहे हैं कि भी राजस्थान में ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहे। हम रिसर्जेंट राजस्थान करने जा रहे हैं, और उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली मिले, कृषि को पर्याप्त बिजली मिले। कृषि के लिए हम आने वाले 2 साल के अंदर 2 फीडर में दिन में लाइट देना चाहते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, और हर GSS के वहीं पर सोलर लगा करके, और हम GSS तैयार कर रहे हैं, सोलर का वहाँ प्लांट लगा रहे हैं, ताकि उसी GSS से वहाँ के किसानों को दिन में बिजली मिल जाए, ताकि उनको असुविधा ना हो। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में लॉटरी निकाली जा रही है, और इसी सिलसिले में आज सचिवालय में प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने ऑनलाइन लॉटरी निकाली और यात्रियों को सौगात दी। दरअसल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश सरकार हवाई और ट्रेन के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करा रही है, और इसी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मथुरा, अयोध्या, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, वैष्णो देवी और कई जगह पर इसका फैसला लिया गया है। तो देवस्थान विभाग की तरफ से तीर्थ यात्रा कराई जा रही है, जहां पर कई तीर्थ स्थल शामिल किए गए हैं। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि लॉटरी के जरिए लोगों के नाम चयनित किए जा रहे हैं, जिसमें तीर्थ स्थलों को अगर देखा जाए तो मथुरा से लेकर अयोध्या, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, वैष्णो देवी, मदुरई, अमृतसर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, द्वारकापुरी, सोमनाथ, कामाख्या देवी, तिरुपति, पशुपतिनाथ की तीर्थ यात्रा करवाई जानी है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर विंटर शेड्यूल के तहत कल से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू होगा। इंडिगो एयरलाइन दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाओं का संचालन शुरू करेगा, और इसको लेकर सिविल एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट निदेशक प्रमोद मीणा ने बताया कि हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। इस बार एयरपोर्ट पर एयर बस के लिए सभी खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि पैसेंजर को अब फ्लाइट तक पैदल नहीं जाना होगा। और जैसलमेर में हवाओं सेवाओं के शुरू होने से टूरिज्म से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है, लेकिन केवल दिल्ली और मुंबई से हवाई सेवाएं शुरू करने से पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोग निराश भी हैं। उनका मानना है कि अहमदाबाद को इस बार ड्रॉप करने से गुजरात से कनेक्टिविटी नहीं रहने से ज्यादा सैलानी नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं राजधानी जयपुर को भी इस बार 27 अक्टूबर से कनेक्ट करने की घोषणा से भी लोगों में निराशा है। जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट के निदेशक प्रमोद मीणा ने बताया, जैसलमेर में विंटर शेड्यूल के तहत इंडिगो एयरलाइंस को हवाई सेवाओं की अप्रूवल मिली है, और इसके तहत 1 अक्टूबर मंगलवार से जैसलमेर टू दिल्ली, दिल्ली टू जैसलमेर और जैसलमेर से मुंबई, मुंबई से जैसलमेर के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। और ये हवाई सेवाएं 31 मार्च तक चलेंगी, और इसके साथ ही 27 अक्टूबर से जैसलमेर से जयपुर, जयपुर से जैसलमेर के लिए भी हवाई सेवाओं की अप्रूवल ली गई है। आने वाले कुछ समय में अपनी जैसलमेर में फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। जैसलमेर में अगर फ्लाइट सेवा शुरू होती है तो कहीं न कहीं जैसलमेर में पर्यटकों को बढ़ावा मिलता है, और जैसलमेर के जो व्यवसाय करने वाले हमारे टूरिस्ट भाई है उनको भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा ये आस रख के बैठे हैं कि आने वाले सीजन में अब कब से फ्लाइट शुरू होने वाली है, क्योंकि फ़्लाइट हमारा कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा और एक अच्छा तरीका है। और जो भी हमारे पाहुणे हैं, दूर दराज के जो पाहुणे हैं, वो कम ही समय में, कुछ ही घंटों में जैसलमेर पहुंचते हैं और जैसलमेर की सौंदर्यीकरण को देखते हैं, जैसलमेर की छवि को देखते हैं, जैसलमेर के ऐतिहासिक किले, रेतीले हमारे धोरे, पटों की हवेलियाँ। और अब सीधे खबर जयपुर से बताते हैं, जहां जयपुर में एसीबी मुख्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया है। मुख्यालय में पहली मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लगी। तस्वीरें देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। दमकल कर्मी लगातार कॉन्फ्रेंस हॉल में लगी आग को बुझा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी कॉन्फ्रेंस हॉल में आग लगी है। एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई काटी गई। एसीबी मुख्यालय में यह आग लगी है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है।
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। करीब 11 बजे जो हमारा मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जब धुआं नजर आया तो इमीडिएट जो हमारे जो फायर एक्सक्यूजर से हमने आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग का फ्लो कुछ ज़्यादा था। तो उसके बाद हम जो फायर ब्रिगेड और जो लोकल पुलिस स्टेशन को मैसेज किया और उन्होंने आके यहाँ पे जो आग थी उसको बुझाया। ऐसा कोई जान ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली, कोई नहीं था। और बाकी चीजें जल गई? नहीं, सिर्फ फर्नीचर, एक मीटिंग रूम था हमारा। जैसे एसीबी के मुख्यालय पर बना, पहले तल पर बना ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ आज आग लग गई, काफी भीषण आग आपको दिखाई दे रही है कि काफी भीषण आग यहाँ लगी है और यहाँ काफी चीजें जो है यहाँ जलकर राख हो गई हैं और अभी दमकल की गाड़ियों ने पहुंच के जो है यहाँ आग को काबू पाया है। अभी भी इसकी जो है तपिश महसूस की जा सकती है। आप ये देख सकते हैं ये एसी जो है किस तरह से जो है एसी जो है यहाँ से पिघल कर नीचे गिर चुके हैं और इधर जो है काफी बोर्ड्स जो यहाँ लगे हुए थे वो जो है, और ये बिजली के जो बोर्ड्स हैं यहाँ, बोर्ड्स देखिए क्या किस तरह से जो है ये जल चुके हैं बुरी तरह से। और जो यहाँ एसी दूसरे तरफ भी देख सकते हैं आप, ये एसी जले हुए हैं और काफ़ी जो है इंटरनल जो यहाँ पे जो फिटिंग्स हैं वो जल चुकी हैं। काफ़ी कुर्सियाँ और ये बोर्ड्स वगैरह जो है यहाँ जले हैं। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा जो है इधर दिखाएं। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर स्क्रीन है जहाँ पे जो है कोई भी कॉन्फ्रेंस के वक्त जो है यहाँ से जो है लोगों को या विभाग के लोगों को जो है, और यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, ऊपर जो कैमरा है वो भी जल चुका है और काफ़ी जो है यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। और दमकल की गाड़ियों ने आप जैसा कि देख सकते हैं कि हालांकि एक क्लॉक भी जल चुकी है और कई चीज़ों को जो है यहाँ लगभग पूरे हॉल को जो है नुकसान यहाँ पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं नीचे जो है यहाँ दमकल की गाड़ियाँ भी हैं और यहाँ आग पर काबू पाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी यहाँ जो है पानी को जो है बाहर निकाला जा रहा है, जो दमकल की गाड़ियों से जो है इसे बुझाने के दौरान जो है वो लिया गया है। तो ये काफ़ी आज जो है यहाँ एसीबी मुख्यालय के जो है फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में नुकसान हुआ है। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने वक्फ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला है। वक्फ की प्रॉपर्टी को अवैध रूप से बेचा गया है, बड़ी बातें और बड़ा हमला किरोड़ी लाल मीणा का। कुछ लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, कुछ मुस्लिम नेताओं की इस प्रॉपर्टी पर निगाह है। तो बयान सामने आए किरोड़ी लाल मीणा की ओर से। उन्होंने कहा कि एक तरह से नया पाकिस्तान विकसित कर दिया गया, अब आम मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का मिसयूज रोकने के लिए संशोधन बिल लाया जा रहा है। सच्चर कमेटी ने भी संशोधन करने की सिफारिश की थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की जयपुर से बता रहे हैं, क्या कुछ और बोला सुनाते हैं। जो वक्फ बिल संसद में आने वाला है, इसके लिए एक संगठित विरोध नाम दिया जाना चाहिए। मुसलमान के वो बड़े नेता जिनकी इस प्रॉपर्टी पर निगाह है, जो इस प्रॉपर्टी को फर्जी कागज बनाकर खुर्द-मुर्द कर रहे हैं और आम मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, उस दृष्टि से मैं एक बड़े मुस्लिम नेता का आपको कारनामे बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजल उर रहीम सबसे बड़े पैरोकार बनकर देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं तथा उनको हिंसा पर उतारू कर रहे हैं। फजल उर रहीम ने इस दृष्टि से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद, एनसीपी के श्रीमान शरद पवार, तमिलनाडु के श्री सीएम स्टालिन सहित अनेकों बड़े लोगों से मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है तथा इनके द्वारा देश भर में एक
QR कोड के माध्यम से आम मुसलमानों को भड़काया। महिलाओं और बच्चों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों में डेंगू के खतरे को देखते हुए जेके लोन अस्पताल में एक अतिरिक्त डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। वहीं अस्पताल के हर वार्ड के भीतर महिलाओं और बच्चों को मच्छरदानी या अन्य सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि डेंगू फैलने से बचाया जा सके। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा द्वारा मरीजों और उनके परिजनों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है, लेकिन डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और आजकल लेकिन थोड़ा बर्डन शिशु रोग विभाग पर ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के चलते काफ़ी बच्चे भर्ती हो रहे हैं और ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें कि सभी को उम्मीद है कि अच्छा इलाज मिलेगा और तुरंत मिलेगा। और थाना इलाके में ट्रक में अवैध रूप से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। गौ रक्षकों ने पीछा कर ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक में गौवंश ठूस कर भरा हुआ था और इस दौरान पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। बाद में ट्रक चालक की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि गौवंश से भरा एक ट्रक महेंद्रगढ़ से नागपुर जा रहा था। ट्रक को चेक करने पर उसमें 13 गौवंश मिले। सूचना पर एसीपी अशोक चौहान ने मौके पर लोगों से समझाइश की। अगली खबर सादलपुर से, जहां कोट रोड पर बीती रात को एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद व्यापारियों ने रोष जताते हुए मुख्य रास्ते को जाम कर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। विधायक मनोज न्यांगली सहित व्यापारियों ने धरने पर बैठकर मामले का खुलासा किए जाने की मांग की। साथ ही एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई को मांग को लेकर बाजार बंद करने की घोषणा की। वहीं मनोज न्यांगली ने आरोप लगाया कि पुलिस चोरों से मिली हुई है। और करेंगे अगली खबर का। वार्ड 79 में जमीन विवाद के बाद मारपीट मामले में वैश्य समाज की ओर से एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने एसपी को ज्ञापन देकर भाजपा से निष्कासित पार्षद और उनके बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। दिनेश खंडेलवाल ने कहा कि जमीन पर भूमाफिया अतिक्रमण की कोशिश कर रहे हैं। झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं पीड़ित दिनेश की ओर से भी मामला दर्ज करवाया गया है। पार्षद वीरेंद्र वालिया उसे लंबे समय से धमका रहा है कि जमीन बेचकर 50 लाख रुपए दो। दिनेश के आरोप लगाया कि वालिया ने नगर निगम के अधिकारी से मिलीभगत कर जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल तोड़वा दी। और इसके साथ ही वालिया द्वारा नाले की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत कई बार की गई। इनके संबंध के विवाद के लिए हम निष्पक्ष जांच के लिए एसपी साहब से मिलने आए, निष्पक्ष जांच के लिए मिलने आए। मैंने उन्हें अपनी एप्लीकेशन और नाले की और अपनी ज़मीन की स्थिति के सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उनको मेरी ज़मीन और नाले की ज़मीन के संबंध में कोई विवाद है तो मेरी ज़मीन और नाले की ज़मीन दोनों को नपवा के उसके क्षेत्रफल की गणना करवा ली जाए। और अगली खबर प्रतापगढ़ जिले से, जहां पर अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब होने के बाद भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। और इसके बाद जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। समिति के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुमावत ने बताया कि 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण 80% फसल खराब हो गई है, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और मक्का शामिल है। सरकार से मांग है कि तत्काल गिरदावरी कराई जाए और 15 दिनों के भीतर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। लगातार 10 दिनों से हो रही बारिश के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को दिया ज्ञापन, जिसमें तुरंत गिरदावरी के ऑर्डर कराए जाएं एवं फसल बीमा क्लेम तुरंत कंपनी दे एवं सर्वे कराई जाए और 20 दिनों के भीतर हमें अगर मुआवजा और गिरदावरी का ऑर्डर नहीं होता है तो जल सत्याग्रह करने के लिए किसान मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।